हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आइए जान लेते हैं कौन सा चैप्टर है, कौन सी क्लास है और राइट टू इक्वालिटी कौन सी क्लास के लिए हमें पढ़ना है। तो क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी को, कि किस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि कुछ रिजर्वेशंस क्यों दिए गए हैं, उनका रीजन क्या है, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि अगर इक्वालिटी है तो रिजर्वेशंस देने की क्या नीड है। और इसी के साथ साथ हम मेनली डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 16 सब सेक्शन 4 को। कुछ स्टोरीज हैं जिनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से इक्वालिटी को मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन गारंटीड करता है, कैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को जुडिशरी इलीगल बता सकता है, बोल सकता है, डिक्लेरेशन कर सकता है, कब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, किस कंडीशन में, और क्यों राइट्स का सिर्फ मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, समझेंगे समानता के अधिकार को और फिर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इससे रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारा सेशन है, इसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हमारे डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था हर एक क्लास में कि राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, जिसमें हमें काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं। अब राइट टू इक्वालिटी को ही हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं 12 to 35, उसमें से 14 to 18 तक राइट टू इक्वालिटी मेंशन किया गया है। अब इन दोनों को मतलब 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल्स में राइट टू इक्वालिटी किस तरीके से दिया गया है, इन आर्टिकल्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं, इन स्टोरीज से हम क्या सीखते हैं और क्यों राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में मेंशन करना ज़रूरी समझा गया। ठीक, तो अब सबसे पहले 2 सिचुएशंस हैं। इन दोनों सिचुएशंस को हमें एक तरीके से इमेजिन करना है। ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं और इन सिचुएशंस के बाद हमें ये देखना है कि इनमें क्या चीज़ सिमिलर हो रही है, क्या चीज़ एक ही दिख रही है। मतलब कहानी अलग अलग है बट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दोनों तरफ हम देखते हैं और उन दोनों कंडीशन को हमें देख के ये एनालाइज करना है कि क्या यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। डू यू थिंक द इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो दोनों स्टोरीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मतलब बताइएगा ज़रूर। आप एनालाइज अगर कर जाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ सिमिलर थी। ठीक, डिस्कस अभी हम सेशन में करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारी स्टोरी है स्वदेश कुमार की। तो स्वदेश कुमार एक व्यक्ति हैं। स्वदेश कुमार क्या करते हैं? स्वदेश कुमार अपने विलेज जाते हैं, विजिट करते हैं अपने विलेज में और यहाँ पे मतलब इनका एक दोस्त भी इनके साथ रहता है और ये अपने दोस्त को कहते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, आज चाय पीकर आते हैं। और चाय पीने के लिए कहाँ जाते हैं? ये कहते हैं कि चलो हाईवे रोड पर जो चाय की दुकान है वहाँ जाकर हम चाय पीते हैं। तो ये और इनके दोस्त दोनों जाकर चाय पीने के लिए वहाँ बैठते हैं। अब बात कहाँ से शुरू होती है? जो शॉपकीपर है, मतलब जिन भाई साहब की दुकान है, वो क्या करते हैं, वो स्वदेश कुमार को तो जानते हैं। अब स्वदेश कुमार का तो नाम ये जानते थे बट ये इनके दोस्त का नाम नहीं जानते हैं। तो शॉपकीपर क्या करते हैं, देखो ऐसे समझो, चलो एक ड्राइंग बनाते हैं आज अपन। तो यहाँ पर दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये है शॉप। यहाँ पर ये भाई साहब क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। अब ये जो है ये स्वदेश कुमार है, स्वदेश को ये जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास आके इनसे पूछते हैं, स्वदेश तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? अब ये यहाँ पर इसके दोस्त का नाम पूछते हैं, स्वदेश के दोस्त का नाम पूछते हैं और नाम जानने के बाद
क्या करता है शॉपकीपर, स्वदेश कुमार को तो एक बहुत अच्छे कप में चाय देता है, बट इनके जो दोस्त हैं, स्वदेश जी के जो दोस्त हैं, उनको ये एक अर्थन कप, मतलब एक तरीके से जो मिट्टी के कप बनते हैं उसमें चाय दे देते हैं। ठीक, तो आफ्टर दिस द शॉपकीपर सर्व टी टू स्वदेश कुमार इन अ नाइस मग व्हाइल हिज फ्रेंड वाज गिवन टी इन अर्थन कप बिकॉज ही वाज दलित। तो समझ में आया, स्वदेश कुमार के जो दोस्त थे उनका नाम शॉपकीपर क्यों जानना चाह रहे थे, वो ये पता करना चाह रहे थे कि कहीं ये दलित तो नहीं है। और जब इन्हें पता चला नाम जान के कि ये व्यक्ति तो दलित है, तो ये क्या करते हैं, स्वदेश कुमार को एक अच्छे कप में चाय दे देते हैं और जो उनके दोस्त हैं उनको अर्थन कप में चाय दे देते हैं। ठीक, कुछ एनालाइज कर पाए आप लोग, कुछ थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाए यहाँ तक, तो आगे सुनते हैं। अब नेक्स्ट कहानी पर हम आते हैं। इस कहानी में क्या था, इसमें क्या हुआ, एक न्यूज़ चैनल है और यहाँ पर 4 न्यूज़ रीडर्स जो हैं वो फीमेल न्यूज़ रीडर्स हैं। इन्हें बोल दिया गया कि अब से आपको न्यूज़ रीडिंग नहीं करने के लिए मौका दिया जाएगा। मतलब ये स्क्रीन पर देखा होगा आपने, इस तरीके से स्क्रीन होती है और न्यूज़ रीडर होती हैं, ठीक है, वो न्यूज़ रीड करती हैं। तो यहाँ पे ऐसी 4 महिलाओं को, 4 फीमेल्स को, ठीक है, ये 4 फीमेल्स बना देते हैं, थोड़ा आप लोग इमेजिन कर पाओगे क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन है। इनको बोल दिया गया कि अब आप आज से न्यूज़ रीड नहीं करेंगे स्क्रीन पर, और ये चारों महिलाएं हैं। और रीज़न क्या दिया गया, इन चारों ने पूछा कि भाई बताओ क्या कारण है, हम न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या कमी आ रही है हमारे न्यूज़ पढ़ने में। तो इनसे कह दिया गया आप 45 ईयर्स की अबव हो चुकी हैं, इसलिए अब आपको न्यूज़ रीडिंग नहीं कराई जाएगी। तो ये देखती हैं कि 2 मेल लीडर न्यूज़ रीडर और हैं जो 45 ईयर्स के अबव हैं, बट उनको मना नहीं किया न्यूज़ प्रेजेंट करने से। दोनों कहानियों में आपको क्या समझ में आया, क्या आप एनालाइज कर पाए। तो हमने इन दोनों स्टोरीज से एक चीज़ क्या क्लियर की, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप लोग क्लियर हो जाइए। सबसे पहले तो हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन, क्या था यहाँ पर कॉमन, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा था, चाहे एक अच्छा कप हो और एक अर्थन कप हो। और दूसरी कंडीशन में वही 45 ईयर्स अबव मेल न्यूज़ रीडर हैं, बट उन्हें मना नहीं किया गया, वुमेन को मना कर दिया गया। दोनों ही कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस क्या थे, तो एक में बेस था कास्ट, जिसे हम कहेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और एक में था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यही देखा हमने। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि कास्ट और अनदर किस चीज पर बेस्ड है, जेंडर पर। क्या आप सोचते हैं कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है? क्या स्वदेश के दोस्त के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना था, या फिर फीमेल न्यूज़ रीडर्स के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना सही था? क्या आप क्या समझते हैं? कोशिश कीजिए और आप अपने आप में एनालाइज कीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी पर। तो जो इस तरीके की ये जो 2 स्टोरीज हैं, ये 2 स्टोरीज ही, सिर्फ 2 स्टोरीज नहीं है, ऐसी हजारों लाखों स्टोरीज इंडिया में देखने को मिलती हैं जहां पर कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आज की डेट में भी हम देखते हैं कि इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, बट स्टिल ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लिखा गया है, इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से। बट हाँ, पूरी कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए, और आज की डेट में बहुत कम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, या कुछ % तक डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हम देखते हैं। तो ये सारी कहानियों को देखते हुए जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लेकर आते हैं राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स में। अब राइट टू इक्वालिटी लेकर आए, तो राइट टू इक्वालिटी में इन्होंने क्या कहा या क्या कोशिश की इन्होंने कि क्या करना है राइट टू इक्वालिटी लाकर। तो इसके तहत इसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन और इससे और अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश की है राइट टू इक्वालिटी ने। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं। किस चीज़ के लिए? चाहे वो कोई शॉप पर जाना चाहते हो, होटल जाना चाहते हो, एंटरटेनमेंट प्लेसेस जाना चाहते हो, वेल्स, कुएं के आसपास देखा होगा आपने कि पहले के टाइम में विलेजेस में जो कुएं हुआ करते थे, वहाँ पर जो दलित हैं उनको वहाँ से पानी लेने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, परमिशन नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारे वर्ड्स इंक्लूड किए कि आप किसी को भी यहाँ जाने से रोकेंगे नहीं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर। ठीक है,
मतलब आगे क्या, बाथिंग घाट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। हम जानते हैं बहुत अच्छे से, मंदिरों में क्या कहते थे कि दलित है नहीं आएंगे, या डिप्रेस्ड क्लास है तो नहीं आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करते हैं। ठीक, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छे से राइट टू इक्वालिटी में, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। चाहे किसी का कोई भी धर्म हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, प्लेस ऑफ बर्थ अलग हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, इस आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकते इन सारी जगहों पर एक्सेस करने के लिए। ठीक, एक चीज और ये प्रोहिबिट करता है, ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एंड एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बेसिस। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को आप जॉब दे रहे हैं तो इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अभी रिजर्वेशन वाली कंडीशन भी हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ 14 से 18 तक क्या क्या मेंशन किया गया है वो डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो राइट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इक्वल एक्सेस नहीं देती है पास्ट में। मतलब कि अगर हम पास्ट में जाएं, हमारे समाज को देखें, तो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं गई हैं। इस वजह से ये राइट इम्पॉर्टेंट है कि अब जिन लोग को राइट्स नहीं मिले थे उनको इक्वल एक्सेस मिल पाए। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल नंबर 17 में डिस्कस किया गया है, ये क्यों लेकर आए, क्योंकि फिर हम पास्ट में जाएंगे, हमारी सोसाइटी को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी। इसके अबॉलिशन के लिए एक तरीके से ये जो क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन है इनइक्वालिटीज़ में, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ठीक, दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। सेम राइट ये भी कहता है कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई भी टाइटल नहीं रखेगा पर्सन में एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। ये आर्टिकल नंबर 18 है, जिसे हम कहते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक, तो राइट टू इक्वालिटी क्या मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है या किस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहा है? तो राइट टू इक्वालिटी इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता है, और वो कैसे बनाएगा, ये इंश्योर करके कि हमारे यहाँ पर डिग्निटी और स्टेटस में इक्वालिटी है सभी सिटीजन्स के लिए। हर एक नागरिक की इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस है। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा प्रीएम्बल को पढ़ें तो एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि वहाँ पर इक्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। एक ये छोटा सा होमवर्क है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल देखें और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि प्रीएम्बल में इक्वालिटी के लिए क्या लिखा गया है। ठीक, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 16 सब सेक्शन 4 पर। इस पर आने का रीज़न ये है कि अभी हमने आर्टिकल नंबर 16 में ये पढ़ा, आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी चाहे जॉब हो, बट फिर रिजर्वेशंस क्यों दिए जाते हैं? चाहे फीमेल्स वुमेन्स हो, स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि सोसाइटी ने इन्हें पास्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए इन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। ये एक्सेप्शन है कि जब तक रिजर्वेशन इनको पूरा उस तरीके से नहीं दे दिया जाएगा, इनका रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं बढ़ जाएगा, तब तक इन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जिस दिन इनका रिप्रेजेंटेशन उतना हो गया जितना सबको प्रोवाइड किया गया है, तो फिर ये रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 सब सेक्शन 4 में हम देखते हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। इसको ऐसा जैसा लिखा हुआ है वैसा ही याद करना है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी चीज़ स्टेट को इस चीज़ के लिए नहीं रोक सकती कि स्टेट रिजर्वेशन बना रहा है सिटीजन्स के लिए जिन्हें पास्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, और इस वजह से आज की डेट में वो स्टेट सर्विसेज में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बेसिस पर आर्टिकल नंबर 16 सब सेक्शन 4 में रिजर्वेशन की बात कही गई है। अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है इक्वालिटी से रिलेटेड, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। प्रीएम्बल में लिखा गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी सेक्शन सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी एंजॉय करेंगे। ठीक, बट
ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, तो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होगा? अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें, बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ होंगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरिफाई करता है कि गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स लेकर आए और इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करे। ठीक है, चिल्ड्रन, वुमेन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स लेकर आएगी, वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएगी। ठीक, रिजर्वेशंस, जॉब्स और एडमिशन्स में जो हमने बात की, तो हम ये देखते हैं कि रिजर्वेशंस में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉलो नहीं हो रहा है, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आर्टिकल नंबर 16 सब सेक्शन 4 में एक चीज़ और लिखी गई है, जिस तरीके से स्टेट के लिए लिखी गई है उसी तरीके से लिखा है कि पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन को वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी नहीं कंसिडर किया जाएगा। इफ़ यू सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ से क्लियर होता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या रिजर्वेशन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को देखते हुए एक और आर्टिकल है जो 14 से 18 तक के बीच में नहीं दिया गया है, बट ये आर्टिकल को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई, यहाँ पर कहा गया कि आप जज हैं, आपको एक पोस्ट कार्ड मिलता है हदी बंधु से, और ये कहते हैं कि मैं मेंबर हूँ किसका? दलित कम्युनिटी का, पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इस कम्युनिटी से एक व्यक्ति को मना कर दिया गया, फॉलो अ कस्टम दैट मतलब एक तरीके से, हाँ ये समझो, मना इनको नहीं किया गया, इन्होंने मना कर दिया। मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज टू फॉलो अ कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज। इस मतलब एक तरीके से लेटर में आपको ये पढ़ने को मिला, आपने पढ़ा कि एक दलित कम्युनिटी के व्यक्ति थे और उन्होंने मना कर दिया। किस चीज़ के लिए? उन्हें कहा गया कि जिस यहाँ एक शादी हो रही है अपर कास्ट के लोगों की, और यहाँ पर आपको अपर कास्ट में दूल्हे का और क्या बोलते हैं, दूल्हे के साथ साथ जितने भी मेंबर्स हैं उनके पैर धोने पड़ेंगे। ठीक, इस बात के लिए ये व्यक्ति ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। मना करने की वजह से जो अपर कास्ट के लोग रहते हैं वो बदला लेने की कोशिश करते हैं और दलित कम्युनिटी की 4 महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। ठीक, पोस्ट कार्ड राइटर जो हैं उन्होंने लिखा है, हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं और वो नहीं चाहते कि हम ये कस्टमरी जॉब करें। ठीक, और इसी के साथ साथ क्लियर द लेफ्ट ओवर्स आफ्टर द मैरिज फीस्ट एंड वॉश द यूटेंसिल्स, मतलब कि ये सारे काम हमारे बच्चे नहीं चाहते कि हम करें। अब कंडीशन मैं आपको एक बार और अच्छे से बता दूं, आप जज हैं, आपके पास एक पोस्ट कार्ड आया, उसमें लिखा गया कि दलित कम्युनिटी का मैं मेंबर हूं और हमारे यहाँ से एक व्यक्ति शादी में गया हुआ था, अपर कास्ट की शादी थी। अपर कास्ट के लोगों ने कहा कि आपको हमारे दूल्हे और हमारे साथ के लोगों के पैर धोने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे, साफ सफाई करनी पड़ेगी। दलित कम्युनिटी के मेंबर ने इस बात को मना कर दिया और कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। पोस्ट कार्ड में आगे लिखा हुआ है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हम ये सारे काम करें। ये फैक्ट आपको क्लियर हो गए। अब आपको एज्यूम करना है और आपको डिसाइड करना है क्या इस केस में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर यस, तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं। व्हाट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस, और अब आप गवर्नमेंट को क्या ऑर्डर करेंगे इस केस के लिए। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स को कुछ और तरीके से हम पढ़ेंगे, तो अब इन केस स्टडीज़ को हमें एनालाइज करना है और सीखना है हर एक चीज़ को, और फिर एनालाइज करके हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमें नॉलेज को गेन करना है। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, इसमें आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके लिए भी एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी, किसी भी पर्सन को डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 21, और इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन था राइट टू इक्वालिटी का, वो यहाँ तक ख़त्म होता है। और अब हम लास्ट में कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल नंबर 14 में हमें दिया गया है। ठीक, मतलब कि कानून के सामने सभी व्यक्ति इक्वल हैं
और हर एक व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फिर अगर हम 15 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 में हमें दिया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड्स क्या क्या होंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेसिस पर किसी को भी रोकेंगे नहीं, चाहे उन्हें कोई शॉप जाना हो, होटल्स जाना हो, वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड्स एक्सेट्रा, इन्हें नहीं रोका जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है। और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल नंबर 18 में हमें प्रोवाइड किया गया है। तो ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी के राइट्स आर्टिकल नंबर 14 टू 18 तक। आज के सेशन में हमने राइट टू इक्वालिटी डिस्कस कर लिया है। केस स्टडी को देखते हुए आपने एनालाइज करना सीख लिया है। अब अगर कुछ केस स्टडीज़ आपको दी जाएं तो आप एनालाइज करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और इस बेसिस पर हम क्या एक तरीके से कदम उठा सकते हैं। ठीक है, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।